हमारा ये कंफर्म हो गया तो हम एक्चुअल मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। फिर नीडल को बाहर निकाल देते हैं और उस जगह को गॉज पीस से अच्छे से क्लीन करके। Hello everyone, I'm Dr. Anchal. I work as a pain physician at Venkateshwar Hospital near Dwarka, New Delhi. Today we will talk about disc problems. So disc problems होते क्या हैं? Basically जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये लंबर स्पाइन मॉडल है और लंबर स्पाइन की डिस्क की ही हम बात करेंगे आज। तो यहाँ बोन डिस्क का ये स्ट्रक्चर होता है हमारा स्पाइन का। तो जो डिस्क होती है, अब ये दो चीज़ों से बनी होती है। अंदर सॉफ्ट जेलेटिनस मटेरियल होता है और उसकी आउटर कवरिंग होती है टफ लेयर के साथ। जब ये टफ लेयर ब्रेक होने लगती है तो अंदर का जेलेटिनस मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है, जिसे हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। ये डिस्क में हर्निएशन के अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे रप्चर, टियर होना। तो इस चीज़ को हम डिस्क प्रॉब्लम्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ये L4 L5 के एरिया में होती है, लेकिन ये किसी भी लेवल पे हो सकती है। तो ये होता है हर्निएटेड डिस्क। सो अब कॉजेज़ क्या हैं हर्निएटेड डिस्क के? सो बेसिकली जो कॉजेज़ होते हैं, कुछ तो आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि कुछ लोगों में ये चीज़ें हैं तो आप ज़्यादा प्रोन हो डिस्क प्रॉब्लम्स के। सबसे पहले वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली L4, 5, L5S1 पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो ओबेसिटी एक काफ़ी कॉमन कारण है डिस्क प्रॉब्लम्स का। फिर सेकंड, ऑक्यूपेशन। अगर ऑक्यूपेशन आपकी ऐसी है विच इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, कि बहुत आपको 7-8 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, या फिर हैवी मशीनरी लिफ्ट करना, बेंडिंग, ट्विस्टिंग करना, अगर इस तरह की ऑक्यूपेशन है तो फिर ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर स्मोकिंग कैसे कि जो स्मोकिंग होती है वो ब्लड सप्लाई को वीक कर देती है। जो उसका निकोटिन कंटेंट है वो हमारी खून की नसों को कंस्ट्रिक्ट करता है, टाइट कर देता है। तो उस टाइटनेस की वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाती। तो इसी तरह डिस्क में पहले ही ब्लड सप्लाई कम होती है, तो और कम होने से स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि बहुत देर बैठे रहना, जंक फूड खाना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ओवरवेट होना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं डिस्क हर्निएट होने के। फिर ये रिस्क फैक्टर्स के साथ क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी सडनली डिस्क में रप्चर हो जाता है या हर्निएट हो जाती है? अगर हमने सडनली वेट उठाया और वो भी रॉन्ग पोस्चर से, लेकिन बेंड फॉरवर्ड करके हमने सडन वेट उठाया, तो वो रिस्क सडनली ऑलरेडी वीक है वो डिस्क, और सडनली रप्चर हो जाएगी। या फिर सडनली हम फॉरवर्ड बेंड किए, या फिर तो ये चीज़ें, या ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इस टाइम पे भी ये चीज़ें हो जाती हैं जब डिस्क हमारी रप्चर या हर्निएट हो जाती है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? हम पहचाने कैसे कि जो हमारी लो बैक पेन है वो डिस्क प्रॉब्लम की वजह से है? तो जो लो बैक पेन ऐसी लो बैक पेन होती है जो वर्सन होती है आगे झुकने से, कॉफिंग, स्नीजिंग से, और जो पेन है वो लो बैक के साथ साथ पूरी लेग में भी रेडिएट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट लाइकली डिस्क इन्वॉल्व हो सकती है। फिर क्योंकि वो डिस्क बाहर आके, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये नस को दबा रही है, क्योंकि पिंच नर्व इसके साथ एसोसिएटेड होती है, तो झंझनाहट होना, टिंगलिंग, नमनेस, सुनपन होना, ये सी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं डिस्क हर्निएशन के सिम्टम्स में। तो ये माइल्ड सिम्टम्स हैं जब डिस्क हर्निएट होती है। अगर डिस्क हर्निएशन बहुत सिवियर है तो हमें जो सिम्टम्स होंगे वो होगा लॉस ऑफ बावल और ब्लैडर कंट्रोल, की पेशाब और मोशन पास करने में हमारा कंट्रोल नहीं रह गया, या फिर हमारी पावर जो है फुट में, या फिर जो भी नस जिस एरिया को सप्लाई करती है उसमें पावर एकदम ज़ीरो हो गई है, या फिर सेंसरी लॉस हो गया, उसमें छूने से कुछ पता नहीं लग रहा, कम्प्लीटली नम हो गया। ये सिवियर सिम्टम्स होते हैं जब डिस्क हर्निएशन होने के। सो हाउ डू वी डायग्नोज क्लिनिकली, कि हमें पता कैसे चलता है फॉर श्योर कि डिस्क की ही प्रॉब्लम है? तो जब आप पेन फिजिशियन के पास आते हैं, आपकी ये जो हिस्ट्री में हमने सिम्टम्स डिस्कस किए वो सजेस्ट करते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में हमें
जैसे हम स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट करते हैं और बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि पेन आपका प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि इस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि पावर कितनी है एक्सट्रीमिटीज़ में, स्ट्रेंथ 5/5 है या नहीं, फिर कहीं कौन सी जगह पे सुनपन है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक्सरे कराया जाता है देखने के लिए स्पाइन की स्टेबिलिटी, एंड जो बेस्ट टेस्ट है डिस्क प्रॉब्लम को डायग्नोज करने का वो MRI है। MRI से हमें पता चलता है कि या तो किस लेवल पे डिस्क हर्निएशन है और कितनी सिविरिटी है उसकी। कभी बहुत देर से प्रोलॉन्ग्ड डिस्क की प्रॉब्लम होती है जो लोग इग्नोर करते रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे डिस्क हर्निएट करते हुए एक्सट्रूड कर जाती है, जिसे कट के बाहर आना कहते हैं, और वो स्पाइनल एरिया में ही रहती है जो और प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो MRI हमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देती है। सो इस तरीके से हम लोग डिस्क की प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं। सो अब एक बार हमें पता चल गया कि डिस्क की प्रॉब्लम है, तो हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जब एक्यूट फेज़ है, सिवियर पेन है, तो हमें मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं जिससे सूजन कम होती है, और न्यूरोपैथिक मेडिकेशन जो नस के ऊपर एक्ट करती हैं ताकि नस का दर्द नहीं हो। तो और उसके अलॉन्ग हम लोग फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं जिसमें आइस और हीट थेरेपी और अल्ट्रासोनिक थेरेपी और कुछ लाइट एक्सरसाइजेस सजेस्ट की जाती हैं, लेकिन जितनी फिजियोथेरेपी आप टॉलरेट कर सकें। तो ये सब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आता है, और अगर माइल्ड डिस्क प्रॉब्लम है तो यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से पेन आपका और जो डिस्क प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन कभी कभी पेन और टम्बनेस इतना सिवियर होता है कि मेडिसिन्स काफ़ी नहीं होती, तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम होता है सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से ये नस बाहर आई है तो ये सूज गई है, आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्क सूजी हुई है। तो और इसके पास जब ये नस को टच करती है तो ये नस की भी इन्फ्लेमेशन कर देती है, इसीलिए पेन लो बैक से फील होके पूरी टांग में जाता है। तो हम जो नीडल लेते हैं वो यहाँ पर रख कर हम लोग दवाई इंजेक्ट करते हैं, और जिससे कि वो नस की इन्फ्लेमेशन तुरंत कम होने लग जाती है। तो अभी हम लोग छोटे वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे कि ये प्रोसीजर एक्चुअली होता क्या है। जो ये सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक है ये इस कैथ लैब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किया जाता है। सो पेशेंट को लाने के लिए हमने पहले पिल्लो रखा और पिल्लो पे उसको पेशेंट को लिटाया जाता है कंफर्टेबली, और उसके बाद हम लोग मॉनिटर्स अटैच करते हैं। एक बार मॉनिटर्स अटैच कर गए तो जो सिलेक्टेड एरिया उसको क्लीन किया जाता है। उसको क्लीन करने के बाद फिर अच्छे से क्लीन करने के बाद हम लोग ड्रेप कर देते हैं। तो ये सब अभी तक के स्टेप्स इसलिए हैं कि ज़रा सी भी इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग प्रोसीजर। अब आप ये देख रहे हैं नीडल, ये इतनी छोटी सी नीडल होती है 22 गेज की, जिससे ये प्रोसीजर होता है। पहले हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं उस जगह पर ताकि उस एरिया को नम कर लिया जाए, फिर हम नीडल डालते हैं और नीडल की एक्सरे में पोजीशन कंफर्म करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक जगह पे है। और ये साइड वाला व्यू है स्पाइन का, और फिर हम मेडिसिन इंजेक्ट करके देखते हैं कि नर्व रूट के अलॉन्ग मेडिसिन स्प्रेड हो रही है। फिर एक बार हमारा ये कंफर्म हो गया तो हम एक्चुअल मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। फिर नीडल को बाहर निकाल देते हैं और उस जगह को गॉज पीस से अच्छे से क्लीन करके फिर हम लोग बैंडेड लगा देते हैं। फिर अगर इस प्रोसीजर से भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है और सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, स्पेशली अगर बावल ब्लैडर कंट्रोल का लॉस हो गया है, मोटर पावर बहुत वीक हो गई है, तो फिर सर्जरी जिसमें लैमिनेक्टमी या डिस्केक्टमीज आता है वो किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कि हमें लंबर बेल्ट पहननी चाहिए कि नहीं। तो जो लंबर बेल्ट है वो उसको पहनने का तरीका ये है कि पहले अपने टमी को टक कीजिए अंदर की तरफ एकदम, और फिर बेल्ट को पहनिए। और वो बेल्ट हर समय नहीं पहननी है, हर समय पहनने से वो मसल्स को वीक कर देती है। तो लंबर बेल्ट आपको सिर्फ तब पहननी चाहिए जब आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको चल के जाना है लंबा, तो ऐसी जगह पे आप लंबर बेल्ट पहनिए। फिर दूसरी चीज़ आती है कि स्टेयर्स चढ़नी है कि नहीं। जब एक्यूट फेज़ है डिस्क हर्निएशन का कि अभी डिस्क सिवियर पेन हुआ है, तो उसमें हमें स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज
ये पेन को वर्स कर सकती है। फिर लेकिन एक बार डिस्क प्रॉब्लम सेटल हो गई है, मेडिकेशन से इन्फ्लेमेशन सेटल हो गई है, फिर आप स्टेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है कि हम सोएं कैसे। जब डिस्क प्रॉब्लम होती है तो हम जब जिन लोगों को एक करवट लेकर सोने की आदत है तो उससे बैक के ऊपर और स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर आपको करवट लेके सोने की आदत है तो आप मेक श्योर करें कि आप लेग्स के बीच में एक पिल्लो भी रख लें। अपने गर्दन के नीचे तो पिल्लो है ही है, आपके लेग्स के बीच में भी एक पिल्लो हो, उस तरह से आप करवट लेके सोएं तो डिस्क के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं होगा। सो अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कभी कोई डिस्क प्रॉब्लम हुई नहीं है लेकिन हम फ्यूचर में भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या टिप्स हैं। सो सबसे पहले कि हेल्दी वेट मेंटेन करना। जितना हमारा वेट हेल्दी होगा, कम होगा, उतना ही हमारा बैक के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। फिर जो दूसरा रिस्क फैक्टर्स है, इम्प्रॉपर बेंडिंग टेक्निक। जब भी हम कोई सामान उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो हम मेक श्योर करें कि हम अपनी वेस्ट के ऊपर बेंड ना करें, क्योंकि अगर हम वेस्ट को बेंड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि डिस्क के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। तो जो प्रॉपर उठाने का तरीका है वो अपनी नीज़ को बेंड करें और वेट को जितना अपनी बॉडी से आप क्लोज रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट दूर रहता है बॉडी से उतना भी ज़्यादा स्पाइन को स्ट्रेस पड़ता है। तो नीज़ बेंड करें, वेट को यू नीड टू कीप द वेट एज क्लोज टू योर बॉडी एंड देन लिफ्ट द वेट। सो दिस इज़ द प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक। सो प्रैक्टिसिंग गुड पोस्चर। जो हमारा पोस्चर है, जब हम स्लाउच करते हैं आगे बैठते हुए, तो जो भी चीज़ आगे बेंडिंग करते हुए हम कॉन्स्टेंटली रहते हैं तो वो डिस्क के ऊपर प्रेशर डालती है और डिस्क को वीक बनाती है। तो प्रॉपर बैठने का तरीका मैंने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये कि अपने शोल्डर्स बैक की तरफ पॉइंट करें, स्पाइन स्ट्रेट हो और जो हमारा डेस्कटॉप है वो हमारी आईज़ की लेवल पे रहे। सो दिस इज़ स्पाइन को स्ट्रेट करना, शोल्डर्स बैक करना, ये प्रॉपर पोस्चर है। सो वी नीड टू, और ऐसा सिर्फ बैठते समय नहीं, वॉक करते समय ये चीज़ें हमें हर समय पोस्चर का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग है वो जो मसल स्टिफनेस हो जाती है, जो मेन पेन का कारण भी होती है, वो अगर हम डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो स्टिफनेस को भी कम करती है। फिर जो हाई हील्ड शूज़ होते हैं, अगर बहुत ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए आप पहनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हर समय हाई हील्ड शूज़ पहनना हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो हाई हील्ड शूज़ हैं वो स्पाइन को आउट ऑफ अलाइनमेंट कर देते हैं। आउट ऑफ अलाइनमेंट मतलब डिस्क के ऊपर प्रेशर। सो रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी कोर मसल स्ट्रेंथन रहती हैं। तो जब मसल स्ट्रेंथन होंगी तो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर कम प्रेशर डालेंगी, तो वो डिस्क हेल्दी रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप स्मोकिंग, बिकॉज मैंने डिस्कस किया कि कैसे स्मोकिंग बोन हेल्थ के लिए बहुत डिलेटीरियस होती है, तो स्मोकिंग को हमें स्टॉप करना चाहिए। सो ये कुछ तरीके थे जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी डिस्क प्रॉब्लम हो ही ना। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं।